नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज की इस क्लास के अंदर हम देख रहे हैं हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो सिलेक्शन सीरीज हिस्ट्री के कुछ जो हमारा कल हमने मगध साम्राज्य का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट देखेंगे और इस पार्ट के अंदर आज हम मगध साम्राज्य को पूरा पढ़ लेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहो। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहले मगध साम्राज्य के अंदर है तो वह है आज हमारा शिशुनाग वंश। कल हमने कितने वंशों के बारे में पढ़ा ये सभी आपको मालूम है? नहीं तो मैं उस वाली ट्रिक बता देता हूँ। हसीन मासू कांद्रे हसीन मासू कांद्रे ये इसकी ट्रिक है। हमने हर एक वंश पढ़ लिया। आज हमें शिशुनाग वंश, हमारा दूसरा कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश। फिर पढ़ेंगे हम नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कणव वंश और आंध्र सातवाहन वंश। तीनों को साथ में पढ़ेंगे, सातों को मतलब समझा। तो हमारा आज का है दूसरा वंश है शिशुनाग वंश। यह वंश किस शताब्दी से किस शताब्दी तक रहा? तो यह 412 से 344 यानी 412 से 344 BC तक रहा। इसके जो संस्थापक है वह शिशुनाग थे। जो शिशुनाग वंश है उसका जो संस्थापक है, फाउंडर है, वह शिशुनाग है। शिशुनाग ही इस वंश का क्या है? संस्थापक है। अवंती एवं वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था इसने। अवंती और जो वत्स साम्राज्य है उनको जीतकर इसने एक मगध साम्राज्य का निर्माण किया। वैशाली को राजधानी शिशुनाग वंश ने बनाया, यानी कि शिशुनाग ने बनाया। इसी ने ही वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसका जो उत्तराधिकारी था वो था कालाकोस, जो शिशुनाग का पुत्र था। इसे कालाकोस कहते थे। राजधानी पुनः इसने कहाँ कर दी स्थापित? पाटलिपुत्र को बना दिया। पहले इसके पिता ने कौन सी बनाई इसकी राजधानी? तो इसकी राजधानी वैशाली बनाई और फिर इसने इसको कहाँ कर दी? पाटलिपुत्र कर दी। बौद्ध धर्म की दूसरी संगति का आयोजन कालाकोस के शासनकाल में ही आयोजित की गई थी। देखो हमने बताया कि जो बौद्ध धर्म की जो दूसरी संगति है वो किसके शासनकाल में हुई? तो वह कालाकोस के शासनकाल में ही हुई थी। तो अब देखते हैं हमारी अगली स्लाइड पे कि हमारा यहीं तक होता है कौन सा? शिशुनाग वंश। हम हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड ही लिमिटेड ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे वाई ग्रुप के अंदर 30 क्वेश्चन में से हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी इनमें से कुछ मामूली सी परसेंट इकोनॉमी तो पूछे नहीं जाते हैं, जबकि हिस्ट्री करंट ये आपको मालूम है कौन कौन से हैं। तो उनमें से ही कुछ इस हिस्ट्री के मान लो आप 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री के मान लो, 3-4 पॉलिटी के और 2-1 कंप्यूटर के और करंट के, ऐसे मिला के सभी करके 30 क्वेश्चन कर देंगे मिक्स में। इसलिए इनको ज़्यादा हमारा हार्ड देखना नहीं है, मतलब कि ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको ऊपर ऊपर से पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो हम देखते हैं नंदवंश। 344 BC से 324 BC तक रहा। इसके जो संस्थापक है वह महापद्मानंद है। जो नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। इसी प्रकार महापद्मानंद शूद्रक वंश था, इसे शूद्रक वंश भी कहा गया। इसका जो दूसरा नाम क्या था महापद्मानंद का? परशुराम था, सर्वक्षत्रांक था, उग्रसेन था। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो वह महागणानंद।
महापद्मानंद सॉरी घनानंद इसका पुत्र होगा। महापद्मानंद इसका क्या है, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। अब देखते हैं कि हम महापद्मानंद के कारण ही सिकंदर ने पूर्व की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं की। महापद्मानंद इतना शक्तिशाली लगा था कि इसने सिकंदर जैसे राजा को पूर्व की ओर आने से रोक रखा था, उसकी हिम्मत नहीं हुई। जो पाणिनि है इसी के दरबार में रहते थे, जो राजकवि पाणिनि है वो इसी के दरबार में रहते थे। आप बताएंगे इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, कमेंट बॉक्स में। महापद्मानंद का उत्तराधिकारी कौन था, घनानंद। मैंने कहा था महापद्मानंद का उत्तराधिकारी कौन है, घनानंद। घनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि ये कमजोर था घनानंद और उसके पिता तो नहीं थे। भरे दरबार चाणक्य को इसने, जो चाणक्य है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य अर्थशास्त्र, जिसने अर्थशास्त्र के बारे में बताया, उसने चाणक्य को क्या कर दिया, अपमान कर दिया। इसी कारण फिर चाणक्य ने, अब मैं इसकी छोटी सी आपको कहानी बता देता हूँ कि फिर चाणक्य ने क्या किया कि जब इसे अपमानित किया गया तो इसके सिर पे जो इसकी चोटी थी उसने महागणानंद ने खोल दी, सॉरी पद्मानंद ने नहीं, घनानंद ने खोल दी। जिससे फिर चाणक्य ने शपथ ली कि मैं तुम्हारे वंश का नाश करूंगा, और फिर इसके बाद में इसने कहा तभी बांधूंगा जब तुम्हारे इस वंश का नाश होगा। तब बाद के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को इसने क्या बनाया, अपना शिष्य बनाया, इससे शक्तिशाली बनाया। फिर बाद में से आगे देखते रहो। अब चलते हैं हम मौर्य वंश के बारे में। यहाँ पे फिर मौर्य वंश आया कब, 322 बीसी से 185 बीसी तक ये रहा। संस्थापक कौन था इसका, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर तो चंद्रगुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। जो चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने कितने चांदी के मुद्राओं में खरीदा, तो इसने 1000 कर्षापण कहा जाता था, यानी कि चांदी के सिक्के का, चांदी मुद्रा का है। चंद्रगुप्त का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। 305 बीसी में एक युद्ध हुआ, बता दिया ना युद्ध हुआ, तो यह युद्ध हुआ सेल्यूकस निकेटर के और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। फिर बाद में क्या हुआ, इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हुई, और इस युद्ध हार के पश्चात सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और इसके बदले उसने क्या क्या दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, पहले ये देख लो। 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल के ही भारत आया था। मेगस्थनीज कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। हेलेना के पिता ने उसकी देखरेख के लिए भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्ष तक क्या पड़ा, अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला गांव के अंदर संधारा विधि से क्या प्राण त्याग दिए, यानी कि खत्म हो गया। यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकैट्स एवं एंड्रोकैट्स के नाम से भी जानते थे। जो यूनानी इतिहासकार इसी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकैट्स के नाम से जानते थे। फिर इसकी पुत्र बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, जो 298 से 273 बीसी तक रहा। इसका नाम अमित्रकैट्स था। अमित्रकैट्स का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। मिस्र के जो शासक है एंटियोक से बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मांगी। बिंदुसार ने कौन कौन सी 3 वस्तुएं मांगी, तो बिंदुसार ने पहले मीठी शराब मांगी, सूखी अंजीर मांगी और दार्शनिक मांगा। अब देखते हैं कि हम एक बार फिर आपको दिखा दें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में।
चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 क्रमांक में खरीदा और इसको सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 बीसी में एक युद्ध हुआ। फिर बाद में 6 लाख सेना के साथ जो इसमें एक लाइन लिख लो कि जो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या है। तो हमने देखा कि जो बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, उसका फिर उसने क्या, बिंदुसार ने मीठी शराब, सूखी अंजी और दार्शनिक मंगाई, जिनमें से ये 2 चीज़ें तो उसे मिल गई, ये तीसरी चीज़ नहीं मिली। जो बिंदुसार के कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे, उनमें से एक था अशोक। बिंदुसार के 101 पुत्र थे, उनमें से था एक अशोक। अब पढ़ते हैं हम अशोक के बारे में। अशोक का जो शासनकाल है वह 273 बीसी से 232 बीसी तक रहा। यानी कि इसके जो अन्य नाम, इसके क्या नाम है, हम उपनाम जान सकते हैं। इसके उपनाम क्या क्या थे? तो इसे देवना प्रिय के नाम से जाना जाता था, देवनाम प्रिय दर्शी के नाम से जाना जाता था, उज्जैन करमौली के नाम से जाना जाता था, चंड अशोका के नाम से जाना जाता था, अशोक वर्धना के नाम से जाना जाता था। ये इसके अन्य या उपनाम है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। देख लो, इतना क्रूर शासक था मौर्य काल के अंदर। यह 269 बीसी में यह गद्दी पर बैठा। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा, 8वें वर्ष के अंदर अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। अशोक के विजय कार्यों में अशोक का साथ उसका पीएम यानी कि उसका जो मंत्री था वो राधा गुप्त ने दिया। जो उसके गुप्त जो इम्पोर्टेंट कार्य थे, विजय कार्य में अशोक को प्राप्त हुआ है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सभी अशोक के साम्राज्य में ही थे। जो हमारे अब देखते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सभी अशोक के साम्राज्य में थे। कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में देवापट्टनम किसने बसाया? अशोक ने ही बसाया था। अब देखते हैं हम कि जो अशोक का धम्म यात्रा है, धम्म क्या है? धम्म एक प्रकार का नैतिक सिद्धांत था जिसमें सभी धर्मों की इच्छा बातों को शामिल किया गया था। यानी कि सभी इच्छा धर्म के कारण। अशोक की जो पत्नियां 4 थी, महादेवी, कारुवाकी, यदमावती और निष्यरक्षिता, यह इसकी 4 पत्नियां थी अशोक की। अब देखते हैं हम आगे अशोक के बारे में कि अशोक के कितने शिलालेख का अंकन हुआ। तो वह 14 शिलालेखों का अंकन हुआ। लेख क्या होते हैं? लेख के बारे में, शिलालेख अलग होते हैं, स्तंभ लेख अलग होते हैं, गुहालेख। शिलालेख ऐसे शिला यानी पत्थर के ऊपर लिखा गया लेख। स्तंभ लेख जो पत्थर को खड़ा करके लिखा जाने वाला लेख। गुहालेख यानी कि गुफा की तरह, गुफा के अंदर प्रमुख जो छुपाए जाते हैं वो लेख। अशोक के शिलालेख का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? क्वेश्चन बन सकता है। पैंथर ने कब लगाया? 175 ईस्वी में, 1750 ईस्वी के अंदर। लेकिन रिटर्न 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने भी किया कर दिया था। अब देखते हैं सुंग वंश। हमारा हो गया मौर्य वंश कंप्लीट। अब देखते हैं हम सुंग वंश यह एक ब्राह्मण वंश था। सुंग वंश कौन था? ब्राह्मण वंश। यह बौद्ध धर्म का क्या था? विरोधी शासक था बौद्ध धर्म का। इसका जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग था। किसका? शुंग वंश का जो शासक संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग था। यह बौद्ध धर्म का विरोधी भी था, ब्राह्मण वंश था। पतंजलि इसी के दरबार में आए थे, मतलब आए के इसमें रहते थे। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा कर ली। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ऐसे कि आपको भी याद होता रहे, आपको पता चले कि आपका लेवल कहाँ से जा रहा है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। किसने करवाए? पुष्यमित्र शुंग ने करवाए। इसने यूनानी जो युद्ध मिनांडर
को पराजित किया। जो यूनानी योद्धा था अमिनांडर को पराजित किया। पुष्यमित्र के पश्चात इसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। यही अग्निमित्र कालिदास के नाटक माल्कमित्र का पात्र है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक देवभूति था। तो देख लो आपके हमारे यहीं तक हमने शुंग वंश तक कंप्लीट कर लिया। तो अब बताना, तो हमें आप लोग बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हमारी देख लो कितनी शानदार से वीडियो, एक ही क्लास में लोग कितने टाइम लगाते इसके अंदर, 1-1 घंटा 2-2 घंटा। हम देखो 15 मिनट 20 मिनट के अंदर कंप्लीट। इसमें समझाने की भी कोई चीज़ें नहीं है जैसे मैथ रीजनिंग में समझाया जाता है। ये तो सिर्फ हमने बता दिया कितना इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है, इसे बार नहीं पढ़ना है। यही सिलेबस का इतना ही आएगा आपके सिलेबस में। चलो हम देखते हैं आज की। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।